माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। हेलो। हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं। वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए नए झूठ बोलती है, रोजाना नए नए झूठ बोलती है। एक झूठ 100 बार बोलती है और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। इसको हम कैसे एक्सपोज करें? आपकी बात सही है धन्यवाद प्रधानमंत्री कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंजता रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है। जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहां दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हो रहे, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है, अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है। ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, बस वही, कोई मुद्दा नहीं हुआ। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा करके लोगों को यही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए। 2-2, 3-3 सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से समझौते से कर लिया हमने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया। लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है, अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा यार क्या क्या वापिस आया, जरा बताओ तो। अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं। न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापिस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा हर बार उनके झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब
आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाइए, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते हैं भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है, उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है, जहां जाए वहां सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए कोई याद भी नहीं रखना पड़ता है, जो दिल में हो निकलता है। आप वाल्मीकि जी हिम्मत के साथ सत्य बोलते चले जाइए, विजय आपकी निश्चित है। जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मेरा नाम कीपा मीम है। जय हिंद। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इन चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली हूँ। सो आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा क्या है आपका, और मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वहां देशभक्ति इतनी लबालब भरी हुई है कि आप वहां के नागरिकों को मिलेंगे तो आपको वो ग्रीट करते हैं जय हिंद से। जय हिंद बोल करके आपका जैसे हम नमस्ते बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, वो जय हिंद बोलते हैं। ऐसी देशभक्ति से भरा हुआ एक प्रदेश है। और आप वहां जाएंगे तो प्रकृति तो है ही है, लेकिन वहां के लोग भी इतने प्राणवान हैं। और मुझे खुशी है, मैं कल ही अरुणाचल प्रदेश में था और आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी अरुणाचल प्रदेश से बात करने का मौका मिला है। आपने पूछा क्या फर्स्ट टाइम वोटर है, और साथ में ये भी पूछ लिया कि 5 साल क्या करोगे तब मैं वोट करूं। तो एक तो आपकी जागरूकता के लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि हम झूठे वादों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, वरना चुनाव आते ही झूठे वादे करने की ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों को पता है सत्ता में आने वाले नहीं है, तो ये भी दो वो भी दे दो, फलाना दे दो, ऐसा करते रहते जी। मुझे बराबर एक कथा मालूम है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक संत महात्मा थे और बड़े तपस्वी माने जाते थे। उनकी अपनी एक बड़ी पहुंच थी। विदेश में किसी ने उनकी बड़ी तारीफ सुनी होगी, तो उसको लगा कि चलो हम भी इनको गुरु बना दें। तो उसने पत्र व्यवहार किया, उनके चेले चपाटे उसको मदद कर रहे थे। वो हिंदुस्तान आया। अब वो भी बड़ा पक्का था, दुनिया के देशों का पानी पिया हुआ था। तो उसने कहा मैं तो वहीं आश्रम में कोई अच्छी रहने की व्यवस्था हो गई। आश्रम वालों को लगा बड़ा विदेश का है, धनी आदमी है, तो 5 स्टार होटल बुक कर दिया उसके लिए और बड़ा अच्छा सूट बुक कर दिया। और वो मंदिर वाले पेमेंट दे रहे थे, ये रहता था। अब वो गुरु बनाने के लिए आया था, उसको गुरु की दीक्षा वगैरह वो विधि करनी थी, लेकिन ये बैठता ही नहीं था। नहीं ऐसा करेंगे, आज अच्छा नहीं है, कल करेंगे। और होटल में मौज कर रहा था। तो फिर वो संत समाज के लोग परेशान हो गए कि ये तो अपना खा रहा है, कुछ करता नहीं है। एक बार भी उसको कह देखो भाई आज लास्ट डे है, फिर गुरु महाराज 6 महीने तक मिलने वाले नहीं है, अगर आज ही तुम्हें यज्ञ वज्ञ कर करके पूजा पाठ करके बैठना है तो बैठ जाओ। तो उसका ठीक है, अब तो जाने की नौबत आई है तो चलो बैठ जाते हैं। तो बैठ गए।
फिर जो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु कान में मंत्र दिया। फिर ये चेले कहने लगे, अरे भाई तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, उनको जरा कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ये हिलता ही नहीं था, बड़ा खिलाड़ी था, विदेश से आया था। तो सारे दबाव डाले, अरे भाई तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। 3 हफ्ते से होटल में मौज कर रहा था, लेकिन वो दक्षिणा देने के तैयार नहीं था। फिर वो खड़ा हुआ आके गुरुजी के कान में कह दिया उसने। फिर बैठ गया, गुरुजी लाल पीले हो गए। तो फिर तो खैर होटल चला गया। फिर चेलों ने पूछा, अरे यार तुमने कोई दक्षिणा नहीं दी क्या? अरे क्या बात करते हो, मैंने दक्षिणा दी है। बोले क्या? बोले गुरुजी ने मेरे कान में कहा था कि तुझे मोक्ष दिया, तो मैंने जाके उनको कहा कि तुमको न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दे दिया। तो ये जो चुनाव में इन दिनों वादे देने वाले लोग हैं, वो बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो मेरी इन सब पहले मतदाताओं से कहना है कि ये जो बातें करते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उनके टैप रिकॉर्ड को मत सुनिए। कोई किसी ने उनको फिट किया होता है, चाबी भरी होती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की थी, गरीबी दूर करने की बात कही थी। मैं 50-55 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको आगे बढ़ाया, गरीबी को भी बढ़ाया और नारे को भी बढ़ाया। उसके बाद बेटी के बेटे ने बढ़ाया, उसने भी गरीबी बढ़ाई और नारा भी बढ़ाया। गरीबी बढ़ती है और नारा बड़ा होता जाता है। फिर बेटे की वीडो ने रिमोट कंट्रोल से देश चलाया 10 साल, उसने भी आगे बढ़ाया। अब उनके शाहजादे आए, वो भी चला रहे हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अगर 4 पीढ़ी एक ही विषय को बार बार बोलती जा रही है और करने में कुछ नहीं, तब नए मतदाताओं का काम है कि इस प्रकार का झूठ बोलने वालों को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मैं क्या करूंगा। पहला काम तो मैंने बीच में एक सवाल में कह दिया था कि कुछ लोगों को मैं 2014 में से 2019 तक जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। अब अंदर ले जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में दूसरा काम मेरा यह है कि देश को लूटने वालों के प्रति और ज्यादा कड़क होना, और ज्यादा सख्ती बरतना। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में ले जाना है, एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनना है। देश की शिक्षा को ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़ने की दिशा में हमने कदम उठाने हैं। हमने पिछले 5 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे। मेरे 5 साल ये गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना है। दूसरा, गत 5 वर्ष आवश्यकताओं को पूरा करने को मैंने प्राथमिकता दी। टॉयलेट नहीं उनको टॉयलेट दो, बिजली नहीं उसको बिजली दो, गांव में रास्ता नहीं वहां रास्ता दो, पानी नहीं वहां पानी पहुंचाओ, रोड नहीं, रेल नहीं, बस नहीं, एयरपोर्ट नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया। 5 साल मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति को बल देने वाला था। उसमें जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है। लेकिन अगले 5 वर्ष का मेरा फोकस आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है, एस्पिरेशंस को पूर्ण करना है, आपके ड्रीम्स को एड्रेस करना है।
और इसलिए 5 साल मेरी पूरी ताकत, जो कमियां थी उसको दूर करना, जो बुराइयां थी उसको लड़ना, जो तत्कालीन आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, उसमें मैंने पूरी शक्ति लगाई है। और नेक्स्ट 5 ईयर जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे और मैंने डेट वाइज बताया हुआ है, इधर उधर की बात नहीं है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का घर न हो। 2022 आजादी के 75 साल होंगे। मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है तो इसके मूलभूत ये पहलू हैं जिस पर बल देना है। ऐसे अनेक सपने लेकर के हम चले हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए।